प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद है हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। एनसीआर में मकान खरीदार कई साल से अपने अधूरे मकानों के बनने का कर रहे हैं इंतजार। बिल्डर बताते हैं अपनी मजबूरी, क्या सरकार को उठाने चाहिए कोई कदम। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के शांत बाजार में जेवर एयरपोर्ट बनने से क्या आएगी हलचल। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हर इंसान बस यही आस लगाए बैठा है कि कब बाजार में बदलाव हो और एक बार फिर बाजार में तेजी आए। लेकिन बाजार में नई जान डालने वाले खरीदार तो बाजार में हाथ ही नहीं डालना चाहते और उसकी एक वजह है जिन खरीदारों ने पैसा लगाया है उनकी दुर्गति। वो अब भी अपने मकानों की डिलीवरी के लिए इंतजार कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। ऐसे में जब बड़े बड़े नामों ने धोखा दे दिया हो तो खरीदार का भरोसा तो टूटेगा ही। 80 साल के अमरनाथ वर्मा प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के खेल के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो दक्षिण दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं क्योंकि उन्होंने उस वक्त यहाँ प्लॉट खरीदा जब यहाँ जमीन कौड़ियों के दाम बिक रही थी। लेकिन उनके जैसे मंजे हुए कारोबारी भी दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों से मात खा गए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक हैबिटेट में एक फ्लैट बुक कराया था जो आज उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। 7 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं लेकिन मकान का कोई अता पता नहीं। ऐसे में वो थक कर हार मान चुके हैं। उन्होंने अपनी गलतियों की सजा हमें दे रहे हैं, खुद कोई अपने ऊपर नहीं डाल रहे। अब अगर उनको फ़ोन करते हैं तो बोल तो सुनने वाला कोई नहीं होता, जो वो है नहीं, अब आप गुड़गांव जाए और आपको मिले नहीं। तो इनके नोएडा ऑफिस में मैं गया, उन्होंने कहा जी ठीक है बन रहा है, थोड़ी डिले आ गई है। थोड़ा सा हमने भी रियलाइज़ किया कि थोड़ी डिले हर जगह आई है, लेकिन अब तो बिल्कुल सुनते ही नहीं। मंदिरा मुखर्जी ने जेपी के बड़े नाम और वादों पर विश्वास कर 2008 में जेपी कैलिप्सो में एक फ्लैट बुक कराया। लेकिन 6 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी वो वादे पूरे नहीं हुए। ऐसे में मंदिरा के पास एक और लोन लेकर एक और मकान खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। बहुत ही मुश्किल है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है क्योंकि एक लोन जेपी को जो दिया लेके बैंक से लेके जेपी को दिया था वो तो चल ही रहा था। दूसरी लोन लेना पड़ा दूसरी मकान लेने के लिए क्योंकि किराए के मकान में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इतने साल वेट करने के बाद भी ऐसे नहीं लगा कि जेपी डिलीवर करने वाले हैं, तो मैं बहुत मुश्किल से दूसरी लोन लेके दूसरी मकान लिया। दिल्ली एनसीआर में वर्मा साहब और मंदिरा जैसे कई खरीदार हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें उनके मकान का कब्जा मिलेगा। फरीदाबाद में 16,000 मकानों के खरीदार अपने घरों से महरूम हैं और यहाँ 44 महीने की औसत देरी है। नोएडा प्रॉपर्टी बाजारों में से सबसे मायूस करने वाला साबित हुआ है। यहाँ 1,08,000 मकानों की डिलीवरी नहीं हुई है और यहाँ औसतन 31 महीने की देरी देखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा भी कोई बेहतर नहीं है। यहाँ पर 1,04,000 मकानों के मालिक अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर औसतन 37 महीनों की देरी देखी जा रही है। गुड़गांव में हालत कुछ बेहतर है लेकिन यहाँ भी 73,000 मकान अब तक अपने हकदारों को नहीं दिए गए हैं और औसत देरी 31 महीनों की है। दुख की बात यह है कि जिन नामी बिल्डरों पर भरोसा किया उन्हीं से मायूसी मिली। अगर 18 महीने से ज्यादा की देरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो जेपी ग्रुप ने 30,000 मकानों को देने में देरी की है और उनके प्रोजेक्ट 34 महीनों की औसत देरी से चल रहे हैं। यूनिटेक के 9,000 से ज्यादा मकानों के खरीदार नाउम्मीदी से घिरे हैं क्योंकि यहाँ भी 34 महीनों की औसत देरी है।
ईमार एमजीएफ ने करीब 6000 मकान 30 महीने की औसत देरी के साथ लोगों को अब तक नहीं दिए हैं। इन देरियों का खामियाजा पूरे उद्योग को उठाना पड़ रहा है, जिनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने डिलीवरी दी है, जैसे एटीएस, बेस्टेक, गॉडसंस और वाटिका। सच बात तो ये है कि क्रेडाई सिर्फ अपने मेंबरों के लिए या मेंबरों के बिहाफ पे कोई स्टैंड ले सकती है, लेकिन जो डेवलपर हमारे मेंबर नहीं हैं उनके केसेस में क्रेडाई कुछ नहीं कर पाएगी। ये जो नाम आपने लिए हैं ये हमारे मेंबर्स नहीं हैं, इसलिए हम इसमें कुछ भी करने के लिए हमारे पास कोई वाया मीडिया नहीं है। मकान खरीदने वाले हर साल उम्मीद करते हैं कि इस साल शायद वो अपने घर में कदम रख सकें और हर साल वो निराश होते हैं। बिल्डरों की माली हालत को देखते हुए उनकी परेशानी समझ में भी आ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? क्या उसे लाखों खरीदारों की परेशानियां नहीं नजर आती? दिल्ली एनसीआर से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी। हमने अपनी स्टोरी करने से पहले इन कंपनियों से बात की और उनसे जवाब चाहा। यूनिटेक की तरफ से हमें जवाब मिला है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी साइट पर काम की रफ्तार तेज कर रहे हैं और काम करने वाले बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कंपनी ने अपने कई प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी देने की गति बढ़ाई है। आने वाले दिनों में कंपनी अपनी रफ्तार और बढ़ाएगी और डिलीवरी देने की कोशिश करेगी। ये हमें बताया गया है संजय चंद्रा की तरफ से, जो कि एमडी हैं यूनिटेक के। इसके अलावा हमने जेपी ग्रुप से भी बात की और उनकी तरफ से भी हमें ईमेल के ज़रिए एक जवाब आया है। उनका कहना था कि कुछ ऐसे कारणों से जिनमें से कुछ कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे, जेपी ग्रीन्स विश टाउन नोएडा बनने और उसका कब्जा देने में देरी हुई है। एनजीटी के आदेशों के कारण ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद प्रोजेक्ट में वो सीसी नहीं दे पाए हैं, जिससे देरी और बढ़ी है। लेकिन कंपनी आने वाले सालों में सारे मकान उनके मकान मालिकों को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के, और मनोज गौर हैं जो कि एमडी हैं गॉडसंस इंडिया लिमिटेड के, और साथ ही में प्रेसिडेंट हैं क्रेडाई के। आप दोनों स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत गौर साहब आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो नाम लिए यहाँ पर जिन जिन कंपनियों के, चाहे उनकी तरफ से डीले हो, लेकिन इसका खामियाजा सारी इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है। तो इसका असर आप लोगों की इमेज पे भी होता है, इंडस्ट्री की इमेज पर? देखिए, ये तो डेफिनेट है कि जब आपने भरोसे की बात करी, अगर भरोसा किसी इंडस्ट्री के जो उसके एंड यूज़र हैं उसमें कम होता है तो सारी इंडस्ट्री को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। और एक ओवरऑल जो एक भरोसे का डेफिसिट एक क्रिएट हुआ है, डेवलपर्स की जो क्रेडिबिलिटी एक थोड़ी सी कम हुई है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट सभी बिल्डरों को जो है करना पड़ रहा है। कुछ नाम जैसे आपने बताए, तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारा इंटरनल सर्वे है, कई बार हमने देखा है कि हाँ, ड्यू टू मार्केट कंडीशन या इंटरनल डेवलपर की अपनी परेशानी की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, लेकिन 60-70 इवन कई जगह 80% तक प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की वजह से भी डिले हो रहे हैं। नोएडा का एग्जाम्पल आपके सामने है, वहाँ पर करीबन 60 से 70 हज़ार मकान बने खड़े हैं जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, और वो भी एक कोई टेक्निकल छोटी सी वजह की वजह से। तो उस केस में डेवलपर्स की भी एक मजबूरी होती है, ना वहाँ पे डेवलपर का कोई कसूर है ना कस्टमर का कोई कसूर है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को पोजीशन मिलने में देरी हो रही है। परंतु जो एक आम आदमी है उसकी बातें में ये टेक्निकल समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि प्रोजेक्ट जो है डिले हो रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन का भी एग्जांपल ये है कि वहाँ कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसकी वजह से करीबन 1.5 साल काम रुका रहा। 1.5 साल के बाद जब काम शुरू हुए तो ओवरऑल डिले उन प्रोजेक्टों में हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वहाँ आज लगभग 60 से 80 हज़ार मकान बन के तैयार हो गए हैं, लगभग मकानों के कब्जे मिलने वहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में वहाँ देखेंगे कि काफ़ी जो है प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी जो है वहाँ पर मिलेगी। गौर साहब, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि किस तरह से जैसे कुछ एनजीटी के भी ऑर्डर्स की वजह से परेशानी सहनी पड़ती है, तो क्यों नहीं आप लोग प्रेशर डालते हैं सरकार के ऊपर कि एक सीमा ही तो तय करनी है कि आखिर कितना दायरा हो जिसमें पक्षी विहार का असर आए, तो क्यों नहीं आप लोग प्रेशर डालते रहते लगातार?
अब आप सरप्राइज करेंगे कि प्रेशर की बात नहीं है, सीमा जो निर्धारित करनी थी वो की जा चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं होती है। एनजीटी की तरफ से भी अब कोई रोक नहीं है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ने जो सीमा निर्धारित करी है उसको नोटिफाइड करना है। अब ये हम कई बार रिप्रेजेंटेशन हम जो है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में अपना दे चुके हैं, इवन बायर्स भी जा चुके हैं। आई थिंक पिछली बार की जो खबर थी वो सब कुछ क्लियर होने के बाद केवल नोटिफिकेशन आना, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ तक हमारी पहुँच भी नहीं होती कि अल्टीमेटली ये डिले क्यों हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि भाई बायर्स की बात एटलीस्ट जो है सरकार तक पहुँचाई जाए कि इस तरह के डिले से ओवरऑल एटमॉस्फेयर में जो है फ़र्क पड़ता है, ओवरऑल एक मार्केट जो है उसके सेंटीमेंट्स ख़राब होते हैं। जी आलोक, आप क्या मानते हैं, क्या सरकार एक जो बायर है, मिडिल क्लास बायर है, जो कि शायद उसका वोट बैंक नहीं बनता या क्या बात है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है? क्योंकि यही मुद्दा अगर किसानों का होता है तो बहुत जल्दी इस पे काम होता है। क्योंकि झोपड़ी का होता है। आपने मेरी बात छीन ली अंजलि। मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो उसके बाद कई दफ़ा मैंने सुना कि भाई उनके लिए मकान एक एजेंडा था कि भाई 2025 तक हर लोगों को मकान दिया जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि मकान देने की, क्योंकि अगर मंशा होती तो ये बात दिखाई देती। आज जावड़ेकर साहब, मुझे लग रहा है करीब करीब 4 महीना पहले एक कन्क्लेव हो रहा था, मैं भी उसमें था, उन्होंने कहा कि आपको बहुत जल्दी एक आध हफ्ते में ही खुशी मिलने वाली है इसके लिए, और मेरे ख्याल से वो खुशी कहाँ गायब हो गई समझ में ही नहीं आ रहा। तो सरकार की मंशा, या तो उनके पास समय नहीं है इन बातों के लिए कि भाई ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे ध्यान दिया जाए, या उन्हें ये नहीं लगता कि ये भी एक वोट बैंक है, तो वो इस बात को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज के डेट में देखा जाए तो इस एनसीआर में करीब करीब 2.5 लाख मकान डिले चल रहा है, और थोड़े बहुत नहीं, करीब 3 साल से 6 साल का डिले। मनोज गौर जी अच्छे बिल्डरों में आते हैं, इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बिल्डर एनजीटी के नाम पे अपना कंस्ट्रक्शन ही रोक रखे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। और अगर आप उनके पास जाओ तो उनके पास एक रटा रटाया जवाब है कि भाई भैया मेरे तो एनजीटी का रोक लगा हुआ है, लेकिन एनजीटी का रोक कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए है, ना कि कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने रोक रखा है। वो काम कर सकते थे, अभी तक काम पूरा कर सकते थे कि भाई लोगों को ये तो दिखाई देता कि हाँ मेरा मकान पूरा हो गया। लेकिन आज अगर आप जाके देखें, मेरे पास परसों ही कुछ लोग आए थे, मतलब घर में ये हालत उनकी हो गई है कि पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई है। 2 लेडी तो कह रही थी कि ऐसा ना हो कि सर मुझे सुसाइड करना पड़े घर, क्योंकि हम ईएमआई भी दे रहे हैं और घर का किराया भी दे रहे हैं, पूरा बैलेंस खराब हो गया है। आपने तो मोदी सरकार को फिर भी 2 साल ज़्यादा दे दिए, 2022 तक उन्हें मकान बना के देने हैं। लेकिन गौर साहब, रेगुलेटर बिल में आप लोगों की कुछ चिंताएं थी, लेकिन क्या आप लोगों के लिए भी अब अच्छा नहीं होगा कि अगर आ जाए, इस पे चर्चा हो, पार्लियामेंट में आए, कम से कम बात आगे बढ़े? क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं एक इमेज का इशू बनता जा रहा है। देखिए, हमने शुरू से इसका समर्थन किया और हम भी चाहते हैं, क्योंकि एक कम से कम एक बैरियर लाइन जो खिंचेगी इसके आने से कि कौन डेवलपर अच्छा है, कौन ख़राब है, किसके पास सारे अप्रूवल्स हैं, तो ये उस कदम में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ इसमें हमारी कुछ जो है ऑब्जेक्शन भी है। ये ऐसा ना हो कि ये एक और इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम्स का भंडारा खुल जाए, या लोग इस बिज़नेस से दूर ही भाग जाएं। आप इतना मुश्किल कर दें इस बिज़नेस को करना, क्योंकि मैं जितने डेवलपर से बात करता हूँ ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि ये बिज़नेस करना ही करना है। अगर आप इस बिज़नेस को इतना मुश्किल बना देंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे सप्लाई बहुत कम हो जाएगी। सप्लाई और डिमांड का गेम है। आज की डेट में जो कॉस्टिंग आपको मिल रही है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है इसलिए कॉस्टिंग बहुत कम मिल रही है। जैसे ही लोग इसके, अभी आज ही की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि बहुत ही कम न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं, तो नए लॉन्च, लोग इस बिजनेस से दूर भाग, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती जा रही है गवर्नमेंट इसको जो है। और ये खासकर ये बिल आने के बाद भी अगर इसको सही तरीके, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया, तो एक अनदर जो है रेड टेपिज्म आएगा और प्रोजेक्ट्स और डिले होंगे या शुरू ही नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान इसके अंदर बायर्स का है। तो मैं लोग जिसे कहना चाहूँगा कि इनको जाके आगे बोलना चाहिए कि इसके अंदर इस तरह के सुधार किए जाएँ। सबसे बड़ी बात है इसमें जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं उनको शामिल नहीं किया जा रहा। अगर अप्रूवल अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है, जिन्होंने नक्शे पास करने हैं, अगर आप उनको शामिल नहीं करेंगे
तो ये बिल किसी काम का नहीं रहेगा। प्लस इसके अंदर पुराने प्रोजेक्ट्स को भी लाने की बात है, पुराने प्रोजेक्ट लाएंगे जो चल रहे हैं, जिनका पोजीशन दे रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं, वो सारे प्रोजेक्ट डिले होंगे। एक एनजीटी से आलोक जी को बहुत ज्यादा आपत्ति है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत। अगर आप लोग अपने, और जैसे आप एनजीटी का ऑर्डर देख रहे हैं, अगर आपने इसको सही से प्लीड नहीं किया तो इस तरह का कानून बन जाएगा कि जो चलते हुए प्रोजेक्ट हैं वो भी रुक जाएंगे और फिर आप केवल यही कहते रहेंगे प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। गौर साहब आप देखिए, एक जो क्लॉज 3 में है नई बिल में कमिटमेंट वाली जो बात है, तो हर लोग, हर डेवलपर, जो अच्छे डेवलपर है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल डेवलपर चाहेंगे कि वो एक सैंक्शन प्लान अप्रूव करा ले और अगले 4 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक बनता रहे। इसमें बात हो रही है कि पिछले जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी शामिल होंगे, वो गलत है। कमर्शियल प्रोजेक्ट, चलिए मेरा मानना यह है कि आए तो जो आप लोगों की बातें हैं, अगर आप लोग सब स्टेक होल्डर जैसे आपने कहा बैठ करके बात करेंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। आलोक जी, आप लोग जब इंटरैक्ट करते हैं सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से, प्रशासन से, तो इस बिल को लेकर के क्या आपको पता चलता है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि सरकार के जो विरोधी वाले लोग हैं वो तो, जैसे कल भी कांग्रेस वाले कई सांसद मुझसे मिलना चाह रहे थे। पर राहुल गांधी हर जगह जाते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी इनके धरने पे नहीं आते। एक दफा उन्होंने किया है, एक दफा वो आगे बढ़ के आए, लेकिन मुझे लग रहा है वो ज्यादातर इस बार क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। आज भी कांग्रेस से लोगों को मेरे पास फोन आए थे, हम लोग नहीं चाहते किसी पार्टी से एकदम से जाकर मिल जाना और बात करना, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी दिख रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार की क्यूरियोसिटी क्यों नहीं दिख रही। जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी सुधार कर दिया है। जैसे मेरी एक कमेटी मेंबर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है उस तरह से अगर बिल आ जाए तो एक बहुत बड़ा इस सेक्टर में फेथ डेवलप हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि गौर साहब इस बात को मानेंगे कि ट्रस्ट की बहुत बड़ी कमी आ गई है। यहाँ अंकुश लगाने के लिए कोई नहीं है, ये बिल्डर की और डेवलपर की इंटेग्रिटी पे अब और क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करने लग गया कि आज आप अपना नाम अच्छा चाहते हैं तो आप अच्छा काम कीजिए, वरना फर्क नहीं पड़ता। तो जो करना है आज भी मैं इस बात से, आज भी अच्छे डेवलपर काम करने की जरूरत है। मैं कई फोरम पे ये कह चुका हूँ कि जो बायर है उसको भी एजुकेट होने की ज़रूरत है। आज भी मैं इतने किस्से पढ़ता हूँ रोज अखबारों में कि एक किसी ने प्रोजेक्ट कहीं अलूफ जगह पे लॉन्च ही किया, उसने जमीन खरीद, उसमें जाके लोग पैसा लगाने लगते हैं। बिल्कुल, तो आपको भी एजुकेशन की आपके माध्यम से बताना है, प्लीज थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। एक शेड खरीदने जाते हैं तो 4 शेड देखते हैं, प्लीज एक मकान खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम डेवलपर का बैकग्राउंड, उसके पुराने प्रोजेक्ट, उसकी प्रेजेंट कंडीशन, साइट की कंडीशन, इतना तो एक मामूली आदमी कर सकता है घर खरीदने। और बिल्कुल केवल नहीं स्कीम्स के लिए अखबारों में विज्ञापन देख के और कुछ भी चीज पे पैसा लगाना। बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। क्रेडाई का ऑप्शन आपके सामने है, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहते तो एक 1 पॉइंट आपके लिए है जहां आप जाइए और पता कीजिए। आलोक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात कीजिए और मकान खरीदने से पहले सोच समझ के ही पैसा लगाएं। जरूर, बहुत मेहनत के पैसे हैं, इसलिए सोच समझ के लगाइए। बिल्कुल। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, हम देंगे आपके सवालों के जवाब।